केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लिखा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग। मेरा जो नाम है वो है प्रतीक पांडे। चैनल का नाम ही है प्रतीक पांडे, तो जान ही गए होंगे। मैं अपने ही नाम पर रखूँगा, किसी दूसरे के नाम पर मैं नहीं रखने वाला हूँ। इतना भी क्या बोलते हैं, परोपकार नहीं, परोपकार मैं नहीं करने वाला हूँ। थोड़ा सा गलती हो गया है, कपार मैं बोल दिया। खोपड़ी को कपार बोलते हैं देहाती भाषा में। मैं परोपकार इतना नहीं करने वाला हूँ दूसरे के नाम पर मैं यूट्यूब चैनल खोलूँ। सीधा सीधा बात है, मेरा चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अच्छा चैनल याद आ गया तो। केमिकल बॉन्डिंग पहला चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है, NEP के तहत फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़रूरी है ये पढ़ना, क्योंकि एक यूनिट पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग के आधार पर ही है। इसलिए मैं इसको पढ़ाना शुरू करूंगा। और केमिकल बॉन्डिंग के बिना पूरा का पूरा केमिस्ट्री पढ़ना एक बोल सकते हैं बहुत ही फालतू और दकियानुसी टास्क होगा। क्यों? क्योंकि बिना केमिकल बॉन्डिंग के आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि ये जो रिएक्शन हो रहे हैं वो हो कैसे रहे, इनके बीच में वास्तव में बॉन्ड बनना है या नहीं बनना है। आप जब मैकेनिज्म पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि एक बॉन्ड इधर से जंप करके इधर चलाता है, एक बॉन्ड इधर से जंप करके इधर चला जाता है। तो कैसे जंप करके चला जाता है? आखिर दूसरी जगह क्यों जंप करके नहीं चला जाता? क्योंकि वहां पर जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे तो आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि दूसरी जगह पर केमिकल बॉन्ड बनना संभव ही नहीं है। कैसे नहीं संभव है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमारे पास एक गर्ल है, एक बॉय है, एक काऊ है, एक माउंटेन है, और कोई कहा कि इनके बीच में रिएक्शन कराइए, और उस रिएक्शन का नाम है शादी। अब कहिए कि ये माउंटेन है और माउंटेन और बॉय के बीच में शादी हो जाए तो ये तो संभव है नहीं। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि जो वर्तमान सामाजिक परिवेश है उसको आपने देखते हुए ये स्टडी कर लिया है कि माउंटेन और बॉय के बीच में इंटरेक्शन संभव नहीं है। और जब इंटरेक्शन संभव नहीं है तो विवाह यहाँ पर हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर जो शादी वाला केमिकल रिएक्शन है वो नहीं हो सकता। तो भैया इंटरेक्शन किसके किसके बीच में संभव है? तो इंटरेक्शन आप बॉय और गर्ल देख रहे हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन संभव है। तो जाहिर सी बात है जब भी यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन की बात आएगी तो आप कहेंगे भैया बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन केवल B और G के बीच में बनेगा, B C के बीच में नहीं बन सकता, C G के बीच में नहीं बन सकता, G M के बीच में नहीं बन सकता, C M के बीच में नहीं बन सकता। बन सकता है तो कहाँ बन सकता है? केवल B और G। केवल एक पाथ है रिएक्शन कंप्लीट करने का, वो क्या है? B + G = C। ये काऊ नहीं है, ये कपल वाला C है। मतलब एक लड़का और एक लड़की मिले तो बना दंपत्ति। शादी वाले केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक इसी तरीके से हमारे केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है। अब वो केमिकल रिएक्शन क्या है? वो केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब बॉन्ड कब फॉर्म होगा? बॉन्ड तब फॉर्म होगा जब उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ? इंटरेक्शन का मतलब 2-3 लोग एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो हो गया इंटरेक्शन। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अगल बगल जो जगह है इसमें थोड़ा सा एक बदलाव हो जाता है। वो बदलाव ये हो जाता है कि अगर इसके अगल बगल कोई भी नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो लपट से जाकर के अट्रैक्ट हो जाएगा। और अट्रैक्ट होकर के कहाँ जाएगा? अट्रैक्ट होकर के जाएगा पॉजिटिव चार्ज के पास। मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज न होता है यहाँ पर और तब आपने कुछ नहीं, अब आप यहाँ नेगेटिव चार्ज रख दे रहे तो क्या ये अट्रैक्ट होगा कहीं पर? वो उसी तरीके से रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर पहले से एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और यहाँ पर आप एक नेगेटिव चार्ज लेकर के आते हैं तो क्या हो? तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये अट्रैक्ट होकर के कहाँ चला जाएगा? पॉजिटिव चार्ज के पास। इसी तरीके से अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ला देते आप तो ये क्या होता? ये दूर जाने की कोशिश करता इस पॉजिटिव चार्ज की ओर से। तो ये जो यहाँ पर एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है इसी बोलते हैं इंटरेक्शन की। इनके बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये इंटरेक्शन कई तरीके का होता है। केमिस्ट्री में जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब जो सीधा सीधा है वो ये है कि 2 एटम्स के बीच में या फिर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में या 2 से ज़्यादा भी मॉलिक्यूल हो तो कोई बात नहीं, अगर उनके बीच में किसी भी तरीके का अट्रैक्टिव इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन तो रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। तो केमिकल बॉन्ड जो होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स को बोलते हैं, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन को बोलते हैं। अट्रैक्शन अगर हो रहा है 2 स्पीसीज के बीच में, मान लीजिए हमारे पास एटम 1 है, हमारे पास एटम 2 है, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है।
और इसी प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब जैसे H+ है और एक H+ है, दोनों पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है। एसिड में ऐसे आयन ढेर सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब H+ आयन H+ आयन क्या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे? अगर हमारे सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से देखा जाए, ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हो गया कि क्या एक लड़का दूसरे लड़के से विवाह कर सकता है? अगर एक्सेप्शनल केस को अगर हम लोग छोड़ दिया जाए तो सीधा उत्तर होगा कि कभी नहीं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी केमिकल बॉन्डिंग कभी संभव ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं एंड बोथ विल रिपेल ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल क्यों करेंगे? रिपेल इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज का नेचर है वो सेम है। और अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े होंगे तो आपको इस बात का ज्ञान होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या फिर सेम चार्ज या फिर लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसलिए यहाँ पर जो है अगर ये चार्ज क्या होता, हल्का सा पॉजिटिव होता और एक हल्का सा नेगेटिव होता, या फिर पूरा पॉजिटिव होता या फिर पूरा नेगेटिव होता। हल्का का मतलब क्या होता है? हल्का का मतलब बोलता है अंग्रेजी में पार्शियल, या तो पार्शियल पॉजिटिव होता है या तो पार्शियल नेगेटिव होता है, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। तो इनके बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पर होता बॉन्ड फॉर्मेशन और उसको पूरी प्रक्रिया को बोल देते केमिकल बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड के बारे में अगर आप सुने होंगे तो आयनिक बॉन्ड इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी उसको बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सीधा सीधा है। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पर चार्ज हो ही ना, यहाँ पर तो सीधा सीधा आयन है ना भाई, ये दिख रहा है कि एक जगह पॉजिटिव चार्ज है एक जगह नेगेटिव चार्ज है। मतलब हमने लिया Na+ और यहाँ पर हमने ले लिया Cl-। तो यहाँ पर तो जो चार्ज है ये +1 यूनिट चार्ज है, यहाँ क्या है -1 यूनिट चार्ज है। तो यहाँ पर तो चार्ज है, इसलिए दोनों के बीच में क्या हो गया? इसलिए दोनों के बीच में हो गया अट्रैक्शन। लेकिन क्या होगा अगर चार्ज हो ही ना? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक है HCl, इस HCl के पास कितना चार्ज है? ओवरऑल HCl की बात करेंगे तो इसके ऊपर है चार्ज 0 यूनिट। क्यों? क्योंकि H के पास जो चार्ज है वो +1 है और Cl के पास जो चार्ज है वो -1 है। या फिर इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दोनों मिलाकर के भाई साहब कितना हो गया? नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, बराबर आया चार्ज 0। तो एक HCl के पास चार्ज 0 है। इसी तरीके से यदि एक दूसरा HCl हो या फिर कोई भी एक, मान लीजिए मेरे पास चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों के बीच में भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर तो 0 है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो उनके बीच में होगा क्या? उनके बीच में होगा अट्रैक्शन, और उसी को बोलते थे केमिकल बॉन्ड। अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने क्या पढ़ा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा कि जब भी दो अनलाइक चार्ज होते हैं, वन इज द पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, या फिर इंटरचेंज कर दीजिए, पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो और पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में अट्रैक्शन होता है। लेकिन क्या हो अगर एक पॉजिटिव हो दूसरा 0 हो, या फिर दोनों के ऊपर 0 हो, एक HCl हो दूसरा भी HCl हो, तो क्या इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा? इनके बीच में अट्रैक्शन होगा क्योंकि यहां पर तो चार्ज नहीं है, यहां पर चार्ज था, बेसिक सी बात है, यहां पर चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। उस बॉन्ड के बारे में सब जान रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर चार्ज नहीं है? HCl के ऊपर चार्ज 0, इस HCl के ऊपर भी चार्ज 0, बट बोथ विल कोएग्जिस्ट विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ हल्का सा बॉन्डिंग कर लेते हैं। वो बॉन्डिंग क्यों कर लेते हैं भाई? जब यहाँ पर चार्ज नहीं तब तो यहाँ पर फोर्स लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर फोर्स लगता है। तो जहां पर चार्ज है वहां पर तो ठीक है, वो जनरल है, आपने पढ़ा है। लेकिन जहां पर चार्ज नहीं है वहां पर भी फोर्स लगता है, और उस फोर्स को बोलते हैं वंडरवाल फोर्स। क्या बोलते हैं? वंडरवाल फोर्स। तो वंडरवाल फोर्स अपने तरह का एक अलग फोर्स है, अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीज है, इसलिए वंडरवाल फोर्स को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और वंडरवाल जो फोर्स होता है वो कई तरह के इंटरेक्शन की वजह से होता है। इस टॉपिक में पूरे हम लोग केवल वंडरवाल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और वंडरवाल फोर्स किन तरीकों की वजह से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आने वाले वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में, इसके बाद पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, फिर उसमें ढेर सारे थ्योरी आ जाते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। फिर से मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको पसंद आ रहा है
तो आप लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आ रहा है तो अंतिम तक देखिए, शायद पसंद आ जाए तब लाइक कर दीजिएगा। वंडरवाल फोर्स जो होता है वो कई तरह की इंट्रैक्शंस की वजह से होता है। क्योंकि इसमें चार्ज का सीधा इन्वॉल्वमेंट तो होता नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर HCl इन्वॉल्व हो रहा है तो क्या HCl में कोई चार्ज है? नहीं है। जब HCl में चार्ज नहीं है फिर भी ये कैसे पार्ट ले रहा है रिएक्शन में, फिर भी ये कैसे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, फिर भी इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, दो HCl के मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में फिर भी जो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, इनके बीच में क्या हो रहा है, एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ये कैसे लग रहा है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने के पहले हम लोगों को एक चीज जानना होगा, वो है डाइपोल। डाइपोल क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डाइपोल को अगर हम लोग दो पार्ट में तोड़ दें तो ये डाई और पोल से मिलकर के बना है। डाई का मतलब होता है दो और पोल का मतलब होता है, सिंपल वर्ड है पोल, ध्रुव। अगर HCl है तो HCl कैसा होगा? HCl भले ओवरऑल 0 चार्ज है लेकिन इसके अंदर तो हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि देयर इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस है। क्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसके पास कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्लोरीन क्या करेगा, इसके पास अगर बीच में इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, तो क्लोरीन सारा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपने पास इस तरीके से। जो अगर इसके पास क्या है, ढेर सारे ये क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है, तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन जोर लगा करके दम लगा के ऐसा करेगा और दम लगा के ऐसा करने के बाद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपने पास। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐसा हो जाएगा, Cl ऐसा हो जाएगा, इसका कुछ ऐसा हो जाएगा और Cl के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Cl ज्यादा खींचने वाला है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास मजबूती से खींच लेगा। कुछ उसी तरीके से है कि एक कमजोर मित्र है, एक मजबूत मित्र है, इसका भी संसाधन खींच करके अपने पास रख ले। जैसे ही इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा आ गया, तो इसके पास हो जाएगा लिटिल बिट नेगेटिव चार्ज और इसके पास आ जाएगा लिटिल बिट पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही इसके पास लिटिल बिट नेगेटिव चार्ज आ गया और लिटिल बिट पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर दो चार्ज हो गए, इसे आप पोल भी बोल सकते हैं। एक तो हो गया नेगेटिव चार्ज और एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, और इसी दो पोल को बोलते हैं डाइपोल। टू चार्जेस जो अनलाइक हों, सेपरेटेड विद सम स्मॉल डिस्टेंस, जो एक दूसरे से थोड़े बहुत डिस्टेंस से क्या हो, सेपरेट हों, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डाइपोल। तो ये हो गया हमारा, अगर एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो गया हमारा डाइपोल, इसको बोलते हैं डाइपोल। ये हो गया डाइपोल। अब अगर डाइपोल है, जैसे ही परमानेंट डाइपोल है ये, चूंकि इसमें हमेशा एक अलग रहेगा एक अलग रहेगा। इसी तरीके से हमारे पास एक H2 होगा, तो H2 में क्या होता है, H इस तरीके से रहते हैं। अब चूंकि H दोनों भाई, इसमें कोई मजबूत नहीं है और कोई भी कमजोर नहीं है, तो जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्लोरीन थोड़ा मजबूती के साथ सारा कुछ खींच ले रहा था अपने पास, शोषण कर ले रहा था H का। यहाँ पर कोई किसी का शोषण नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही समान रूप से इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, यहाँ पर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नहीं है, इसलिए ये नन पोलर है। नन पोलर मतलब क्या है, नन पोलर का मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा इसके ऊपर, न कोई चार्ज आएगा इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, तो यहाँ पर चार्ज जनरेट नहीं होगा और इसलिए इसको बोलेंगे नन पोलर। और ये क्या हो गया, नन पोलर। और ये क्या हो गया, पोलर। और ये पोलर में कौन सा पोलर है, पोलर में ये डाइपोलर है, मतलब इसके पास केवल दो पोल है। इसी तरीके से कुछ कुछ में क्वाड्रा पोल भी होते हैं, मतलब चार पोल। उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज इधर, एक नेगेटिव चार्ज इधर, और इसी तरीके से कुछ इस तरीके से होता है, मतलब इसमें 4 पॉइंट्स होंगे, चारों पॉइंट्स पे चार्ज होंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डाइपोल की। डाइपोल में केवल दो ही पोल होते हैं, और ये हो गया पोलर, ये हो गया नन पोलर। हमने आपको बता दिया डाइपोल क्या है। डाइपोल का मतलब ये हो गया कि दो चार्ज जो है वो सेपरेट हो एक दूसरे से छोटी छोटी दूरी पर या फिर थोड़ी दूरी से। अगर बगल में ही एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ी ही दूर में यहाँ पर है। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। जैसे ही खींचेगा तो क्या होगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा इधर। क्यों?
क्योंकि ये नियम है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के द्वारा खींचा जाता है, और यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ का नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और जब यहाँ पर खिंचाना शुरू होगा तो ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को मैनेज कहाँ से करेगा, तो मैनेज करने के लिए क्या करेगा, कहेगा भाई तुम अपना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे दो क्योंकि मैं खिंचा जा रहा हूँ, तो यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा। अब देखिए पहले की तुलना में इधर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, यही वजह है कि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये पहले तो नॉन पोलर था, यहाँ पर पहले न तो पॉजिटिव था न तो नेगेटिव था, बट देन आल्सो ड्यू टू द अनदर डाइपोल, दूसरे चार्ज की वजह से, दूसरे डाइपोल की वजह से इसके बीच में भी एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, इसको बोल सकते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस का मतलब क्या हुआ, इंड्यूस का मतलब हुआ दूसरे की प्रेरणा से आया हुआ, दूसरे की वजह से आया हुआ चार्ज या फिर पोल। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड डाइपोल इसलिए बोलेंगे क्योंकि इस डाइपोल की वजह से इसके पास आ गया। यहाँ पर परमानेंट डाइपोल है, इसको बोलेंगे परमानेंट डाइपोल। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें हमेशा रहता है, अब यहां पर आपको शायद ना दिख रहा हो इसलिए मैं मिटा देता हूं ऊपर से। इसको परमानेंट डाइपोल इसलिए बोलेंगे क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में परमानेंट एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, जिसकी वजह से यहां पर हमेशा डाइपोल होगा, इसलिए इसको बोल देंगे परमानेंट डाइपोल। लेकिन इसमें क्या है, इसमें यह है कि जब तक ये डाइपोल है तभी तक इसमें डाइपोल है, जैसे ही ये इसका रोल खत्म हो जाएगा एनवायरनमेंट से, जैसे ही ये पूरा एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा ये फिर से अपना जो ओरिजिनल पोजीशन है वो रिस्टोर कर लेगा, और जैसे ही ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर कर लेगा ये फिर से अपना पुराने नॉन पोलर फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इसमें न पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा न नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब ये तभी तक डाइपोल है जब तक इसके बगल में कोई डाइपोल है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। और अगर ये बहुत ही कम समय के लिए है तो इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट डाइपोल। ट्रांजिएंट करंट अगर आप 12th में फिजिक्स पढ़े रहे होंगे तो सुने होंगे ट्रांजिएंट करंट, उसे क्षणिक करंट बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं, इसको अगर बहुत कम वक्त के लिए है तो इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट डाइपोल, मतलब जो बहुत कम वक्त के लिए है। तो ये डाइपोल है, ओवरऑल चार्ज इसके पास 0 है, लेकिन फिर भी ये अट्रैक्ट एक दूसरे को करेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड है और इधर HH है, इसके पास चूंकि डाइपोल है, ओवरऑल तो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज 0 है, तो इस सिस्टम का जो चार्ज है वो क्या है, 0। हम इसके अंदर लिख दे रहे हैं। और इसका चार्ज कितना है, इसका भी चार्ज कितना है, 0। लेकिन इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। क्यों अट्रैक्शन हो रहा है, जबकि यहां तो न तो यहां चार्ज है न तो यहां चार्ज है। ओवरऑल चार्ज ऑफ द सिस्टम HCl is 0 and the overall charge of system H2 is also 0, but then also there is a attraction between these two molecules, and this type of attraction will be studied in van der Waals force of attraction। शॉर्टकट में अगर बोले तो van der Waals force of attraction, जहां पर इसमें भी चार्ज है इसमें भी चार्ज है, बट देन आल्सो हियर इज एन अट्रैक्शन फोर्स। तो ठीक है, हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए हो सकता है कि ये डाइपोल हो और हो सकता है कि ये भी डाइपोल हो, तो इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और चूंकि ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये इंटरेक्शन कई तरीके का हो सकता है, उसमें से पहले तरीके के इंटरेक्शन की मैं बात करूंगा, उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, अगर हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को शॉर्टकट भाषा में लिखें तो हम सिंपल DD लिख दे रहे हैं, और एक DD का मतलब क्या हो गया, D का मतलब हो गया डाइपोल। अगर आपको कॉर्नर में दिख रहा है तो D का मतलब हो गया डाइपोल, तो DD इंटरेक्शन हो सकता है। अब आप लोग पूरा लिखिएगा, D इंटरेक्शन मत लिखिएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लिखिएगा, क्योंकि DD इंटरेक्शन के बजाय बहुत लोग DD ट्रांजिशन वो फिर D ब्लॉक वाले में चले जाएंगे, तो वहां से हो सकता है आपका गलती हो जाए, वो मिसअंडरस्टैंड कर जाए। DD इंटरेक्शन में क्या होता है, DD इंटरेक्शन में क्या है कि आपके पास जो दो सिस्टम होंगे, ये भी डाइपोल होगा और क्या होगा, ये भी डाइपोल होगा। कुछ ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक इसी तरीके से इधर क्या होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज है। ओवरऑल इस साइड का भी चार्ज, इस मॉलिक्यूल का जो चार्ज है वो 0 है, इस मॉलिक्यूल का भी चार्ज 0 है, बट इवन देन देयर इज एन अट्रैक्शन फोर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है,
इसको बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक इधर पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, एंड ड्यू टू द पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव देयर विल बी एन इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स। इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरेक्शन होगा। वो इंटरेक्शन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसलिए दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा ड्यू टू दीज टू पार्शियल चार्ज, दीज टू पार्शियल चार्ज। और जैसे ही होगा इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होगा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये था पहला डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बाद होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसको मैं बोलता हूं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब इसमें क्या होता है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन मैं पहले ही बताया हूं। वो जो HCl वाला एग्जांपल मैं आपको दिया कि Cl के ऊपर चूंकि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा है इसलिए कुछ ऐसा हो गया। देखिए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, नहीं ज्यादा है तो लीजिए और मैं ज्यादा बना दिया। अब समझ में आया? इसके ऊपर क्या है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर पहले की तुलना में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसको मैं बोल सकता हूँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसको बोल सकता हूँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और बगल में हमारे पास था H2 एटम। ये क्या है? पूरी तरीके से इसके पास क्या है? एक H यहाँ है, एक H यहाँ है। तो इसको अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा, न तो किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है न तो किसी के पास कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तो न तो पॉजिटिव है न तो नेगेटिव है। एटम ए या फिर सिस्टम ए जो है, ये मॉलिक्यूल ए जो है वो भी जीरो चार्ज है, मॉलिक्यूल बी भी क्या है? जीरो चार्ज है। लेकिन जब इसके पास क्या है? इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए क्या करेगा? इधर के इलेक्ट्रॉन, चूंकि यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये सारे क्या है? ये इलेक्ट्रॉन ही तो है। इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर। दिस इज द रीजन, दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हियर विल बी लोअर डाउन। यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन हल्का सा लोअर डाउन हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? दिखने में ऐसा, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो जाए, बस ये है कि हाँ वहां पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इधर से जब पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी और डेंसिटी विल बी इंक्रीजेज ऑन द अनदर साइड। दिस इज द रीजन, दैट इज व्हाई हियर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल नेगेटिव चार्ज विल बी एक्वायर्ड बाय द सेकंड हाइड्रोजन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विल बी एक्वायर्ड बाय द फर्स्ट हाइड्रोजन, एंड अगेन वी गेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज which will be, भूल गया मैं अंग्रेजी, जो इसलिए जिम्मेदार है, हाँ, which will be responsible for the resultant electrostatic force of attraction। इनके बीच में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से लगेगा। तो यहां पर जो हाइड्रोजन था ये शुरू में तो डाइपोल नहीं था, ये डाइपोल बना किसकी वजह से बना? ये बना इस भाई साहब की वजह से, इस परमानेंट डाइपोल की वजह से यहां पर हमारा बना डाइपोल। तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल हुआ। तो पहला क्या था? पहला था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसे मैंने बोला था कि डीडी लिखा हुआ था। पहला था हमारा डीडी, दूसरा हो गया हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और एक तीसरा है वो सबसे अलग तरह का है, उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अमूमन ये बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण केमिकल कंपाउंड है जैसे बेंजीन है और इसके बाद फिर नोबल गैस, उनमें ये पाया जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से बहुत सारे एक्सेप्शनल बिहेवियर नेचर में देखने को मिलते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी सबसे लास्ट चीज़ ये है कि इसको एक विशेष वैज्ञानिक ने फ्रिट्ज लंडन नाम के वैज्ञानिक, उन्होंने इसका अध्ययन किया था, तो उनके नाम पर इस फोर्स का नाम भी पड़ा है। यही वजह है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि हमारे पास दो सिस्टम होंगे जिनको एक दूसरे से क्या होना है? एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होना है। मान लिए हमारे पास एक आर्गन गैस है, आर्गन का एक एटम है और यहां पर भी आर्गन का एक एटम है। अब न तो यहां पर इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, न तो यहां पर इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, दोनों के ही पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा। क्यों होगा और कैसे होगा, इसी को अब हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर यहां पर क्या है कि पॉजिटिव चार्ज अगर पहले से एक होता है, यहां पर मान लेते हैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज था,
तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इधर के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने तरफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो प्रोटॉन ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको खींच लेता। तो ये पॉजिटिव चार्ज था, ये इंड्यूस्ड हो जाता, और जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव आ जाता, और फिर इधर क्या होता, फिर ये पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता, कुछ ऐसा हो जाता है, यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है, इधर पॉजिटिव आ जाता। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। हमारे पास जो है वो केवल ये है कि एक आर्गन भाई साहब हमारे पास इधर है और एक आर्गन हमारे पास इधर है। तो यहाँ पर जो AR है ये टोटली नन पोलर है, न तो यहाँ पर डाइपोल है, न तो यहाँ पर डाइपोल है। इनके बीच में अट्रैक्शन कैसे होगा, इनके बीच में कैसे अट्रैक्शन होगा, इसको हम लोग समझते हैं। होता क्या है कि कभी कभी आप लोग ताश का पत्ता पर घर बनाए होंगे, अगर खेल रहे होंगे, कुछ इस तरीके से घर बना, अगर आप बनाए होंगे तो इस तरीके से आप बनाए होंगे ताश के पत्ते का घर, और इसके ऊपर इस तरीके से फिर रखे होंगे, एंड देन आफ्टर इस तरीके से बनाते हुए टॉप तक जाते होंगे, इस तरीके से जाते जाते टॉप तक जाते होंगे। अब मान लीजिए हल्का सा भी डिस्ट्रक्शन हुआ, मान लीजिए यहां का एक हल्का सा धीरे से हिल गया, तब क्या होगा, आप देखेंगे पूरे का पूरा ताश के पत्ते का जो घर बना है वो धराशायी हो जाएगा। धराशायी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे एक उदाहरण लीजिए, आपके पास एक ढिबरी है, उसे चिमनी भी बोलते हैं, गांव में होता है, मिट्टी के तेल से जलता है, स्प्रिट लैंप के रूप में होता है केमिस्ट्री लैब में। अगर ये जल रहा है तो ऐसा तो है ना कि कंटिन्यू यही शेप बना रहेगा, ये हल्का सा फ्लिकर करता रहता है। फ्लिकर, अगर आप स्पेलिंग नोट करें तो इस तरीके से लिखें फ्लिकर, क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके आंसर को थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं, इसलिए आप ऐसे वर्ड्स को जरूर लिखें। ये जो चिमनी का फ्लेम है, ये जो स्प्रिट लैम्प का फ्लेम है, ये ऐसा तो है ना कि नहीं इसी शेप में हमेशा फ्लेम देता रहेगा, ये हमेशा फ्लिकर करता होगा। फ्लिकर मतलब टिमटिमाता रहेगा या फिर हल्का सा झिलमिलाता रहेगा। कभी ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ऊपर मोटा हो जाएगा, नीचे पतला हो जाएगा, कभी ऊपर पतला हो जाएगा, नीचे मोटा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अगल बगल, ऐसा थोड़ी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से रहेगा। इलेक्ट्रॉन तो हर समय रिवॉल्व कर रहे हैं ना चारों तरफ न्यूक्लियस के। जब वो हर समय इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं चारों तरफ, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपने पथ से भटक जाए। थोड़ी देर के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में बहुत ही गलती से बहुत हल्का सा क्या हुआ, नॉर्मल पाथ, ये डॉटेड डॉटेड अगर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बना करके दिखा देता हूँ। गलती से क्या हुआ, ये जो डॉटेड डॉटेड है, डॉटेड डॉटेड जो ये पाथ है, ये उसका ओरिजिनल पाथ था। गलती से क्या हुआ कि हल्का सा ये भाग करके बाहर चला गया। अब भाग करके बाहर चला गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड बढ़ गया। जब इस साइड बढ़ गया गलती से, तो कम कहीं होगा तभी तो बढ़ जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं इधर उतने रहेगा तब उधर बढ़ता चला गया। तो क्या होगा, यहाँ पर हल्का सा, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, और इधर क्या होगा, हल्का सा अंदर चला आएगा। जब अंदर आ गया तो इधर आ गया पार्शियल नेगेटिव, इधर आ गया पार्शियल पॉजिटिव। अब जैसे ही यहाँ पर ये हुआ, जैसे यहाँ पर एक डाइपोल इंड्यूस्ड हुआ, ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, बहुत ही क्षणभंगुर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट डाइपोल। अब जैसे ही ये हुआ, जैसे ही इसमें एक डाइपोल इंड्यूस हुआ, तुरंत ये वाला जो होगा, ये पॉजिटिव तुरंत इसको अपनी तरफ हल्का सा खींचेगा, और ये हल्का सा जो डॉटेड लाइन है इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ जाएगा, और पहले से इधर से कम हो जाएगा, और इसमें भी हो जाएगा लिटिल बिट नेगेटिव एंड लिटिल बिट पॉजिटिव, दैट इज पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। और अगेन यहाँ पर एक डाइपोल दोनों में अलग अलग बन गया, और ये क्या है, ट्रांजिएंट डाइपोल। यहाँ पर एक नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और इसी तरीके से यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एंड अगेन we can see the two charges will again result into the force of attraction, which is sufficient to form a chemical bond between these two species, these two chemical species। अगर ये एटम है तो एटम। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर एक ट्रांजिएंट डाइपोल बना। अच्छा, अब क्या होगा, अब जैसे ही ये पीछे जाएगा, अब जैसे एक बार हल्का सा हो गया ना, एक बार अगर हल्का सा ये इधर चला गया, तो आपने कभी कभी एक पेंडुलम देखा होगा, अगर ये बीच में है, जब तक है तब तक तो सही है, लेकिन अगर हल्का सा किसी ने इसको राइट पुश कर दिया, तो राइट आने के बाद ऐसा थोड़ी तुरंत फिर यहीं रुक जाएगा। राइट आने के बाद फिर ये थोड़ी दूर बाद क्या होगा, लेफ्ट आएगा। लेफ्ट आने के बाद क्या होगा, फिर ये जाएगा जीरो पर, और फिर थोड़ी देर बाद क्या जाएगा, राइट जाएगा, फिर लेफ्ट राइट
लेफ्ट राइट, और यहाँ पर ऑसिलेशन होता रहेगा, ये तुरंत रुकने वाला नहीं है। क्यों? यहाँ पर रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन है, हवा है, फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए थोड़ी देर बाद यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये रुक जाएगा, लेकिन ऑसिलेशन तो होता रहेगा ना थोड़ी देर बाद। ठीक इसी तरीके से अगर एक बार गलती से इलेक्ट्रॉन डगमगा गया अपने पथ से, यहाँ पर आ गया, तो ऐसा थोड़ी है कि तुरंत ही फिर से नॉर्मल पोजीशन एक्वायर कर लेगा, ये तुरंत नॉर्मल पोजीशन एक्वायर नहीं करेगा। अब क्या होगा, जैसे ही ये फिर से, अगर ये जो डॉटेड डॉटेड है इसका, अगर मैं फिर से देखूं, आपको एक अलग व्यू बना करके दिखा रहा हूं, इसको जरा गौर से समझिएगा। मैं ये जो डॉटेड पोजीशन है, ये ओरिजिनल पाथ है इलेक्ट्रॉन का, ये ओरिजिनल क्लाउड साइज है आर्गन का। हुआ क्या कि थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ इधर और थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ इधर, ये जो सर्कल बना कुछ ऐसा सर्कल बना। पहले जो सर्कल था ये डॉटेड डॉटेड था। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि इधर आ गया, तो फिर इलेक्ट्रॉन फिर से इधर आना चाहेगा अपने वापस पोजीशन में। तो वापस पोजीशन में आने के लिए क्या करेगा, ये आएगा पहले सेंटर पर, लेकिन इतने पर रुक नहीं पाएगा, वो फिर क्या करेगा, फिर वो इधर आ जाएगा। तो अब ये डाइपोल का जो पोजीशन था वो चेंज हो, पहले नेगेटिव इधर था, लेकिन अब नेगेटिव इधर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉन का लोब इस साइड ज्यादा निकल आया, इस साइड कम हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो यहाँ पर आर्गन था, इसमें क्या था कि इसमें इस साइड नेगेटिव चार्ज था, हल्का से ज्यादा निकल गया था इधर पहले की तुलना में। आर्गन यहाँ पर था, हल्का से ज्यादा इधर हो गया था, लेकिन जब ये अपना पोजीशन चेंज किया ड्यू टू ऑसिलेशन, जैसे ही वो पोजीशन अपना चेंज किया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये नेगेटिव फिर इसको नेगेटिव को रिपेल करेगा और फिर यहाँ पर ये पचक जाएगा और ये नेगेटिव इधर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा और सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव और इनके बीच में फिर से अट्रैक्शन हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये इधर जाएगा और फिर इसका डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब ये है कि एक बार अगर ये प्रोसेस शुरू हो गया, अगर एक बार इनके बीच में ये इंड्यूस्ड डाइपोल बना, तो फिर ये कंटिन्यू बना रहेगा ड्यू टू द ऑसिलेशन, बस इनका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। एक बार क्या होगा, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा इसमें, और मतलब ऐसे देखिए, एक बार क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अगर इसमें है तो इसमें भी इसी तरीके से बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव। फिर दूसरी बार क्या होगा, इसमें नेगेटिव इधर हो जाएगा, पॉजिटिव इधर हो जाएगा और इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव इधर होगा, पॉजिटिव इधर होगा। फिर इसमें क्या होगा, मतलब जो डायरेक्शन इसमें होगा वही डायरेक्शन इसमें होगा, जो डायरेक्शन इसमें होगा वही डायरेक्शन इसमें होगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो ये जो ओवरऑल 3 इंटरेक्शन में बताया, डाइपोल, इसका फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इसका फिर इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये तीनों ही वैन डर वाल्स फोर्स को जनरेट करते हैं। ये तीनों ही एक सबसे कमजोर फोर्स को, केमिकल फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसे बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एक चीज और मैं बता दूं, ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है, इसके ऊपर जो अध्ययन किया था वो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फ्रिट्ज लॉन्डन। इन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया, इसलिए इस फोर्स को बोलते हैं लंदन फोर्स, या फिर लंदन फोर्स देहाती भाषा में हम लोग बोला जाए, भारतीय भाषा में लंदन फोर्स। और एक और लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, एक और इसके लिए टर्मिनोलॉजी है, डिस्पर्सन फोर्स। ध्यान दें, ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल हुआ, ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो यहाँ पर दो नॉन पोलर एटम थे, यहाँ पर आर्गन, इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे अगल बगल के, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्लिकर करते रहते हैं। फ्लिकर मतलब क्या हुआ, फ्लिकर मतलब टिमटिमाते रहते हैं। ऐसा थोड़ी कि वो एकदम गोला गोल घूमेंगे। जैसे ये आर्गन है तो इसके बीच में ऐसे ऐसे लहराते रहते हैं, ऐसे ऐसे पाथ पर। तो हल्का सा लहर अगर एक तरफ ऊंचा उठा तो एक तरफ का लहर हल्का सा कम होगा, और यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तुरंत यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। ये पूरा था वैन डर वाल्स फोर्स के लिए जो इंटरेक्शन है 3। और वैन डर वाल्स फोर्स को और अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं अगले चैप्टर में। उसमें कुछ कोफिशिएंट है, कुछ इक्वेशन है। अगले वीडियो में मैं आपको उसको पढ़ाऊंगा। वीडियो धीरे धीरे कंटिन्यूसली मैं कोशिश करूंगा कि आपको देता जाऊं। इसका नोट्स आप लोग अपने से किताब में खोज करके देखिएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप गूगल करके लिखिए, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो उससे आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी, और राइटिंग स्किल बढ़ेगी तो आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि नोट्स भी मिले तो जाहिर सी बात है कि आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि नोट्स लिखूँगा, वैसे मुझे लिखने की आदत नहीं है। थैंक यू, जल्द मिलेंगे।